16 जून 2002 को भारत सरकार ने भारत की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक फरमान जारी किया, जिसका नाम रखा अग्निपथ व अग्निवीर। ये शब्द इन्होंने सब चुनने में आरएसएस बड़ी माहिर है, मोदी का पीएमओ भी बड़ा माहिर है, और जो मैंने तलाश किया उसके अंदर ये शब्द इन्होंने अग्नि पुराण से लिया है, जो 842 पेज की एक पोथी है और 383 उसमें अध्याय है। शायद जितनी गप्पे उस पोथी में है आपको बड़ा आनंद आएगा। आप उस अग्नि पुराण को पढ़िए, जिसके से उन्होंने ये अग्निपथ और अग्निवीर शब्द लिए। सबसे पहले मैं उन लोगों की बहादुरी की तारीफ़ करना चाहता हूँ जो लोग इसकी मुखालफत में, जो छात्र, बेरोजगार, किसान मोर्चे आए हैं, और इसकी भी दुर्गति वैसी होगी जिससे किसान कानूनों की होगी। हमें गहराई में हमें जाकर के सबसे पहले ये देखना है कि भारतीय फौज की स्थिति क्या है। भारत में जो इंडियन आर्मी बनी थी वो अंग्रेजों ने बनाई थी, और मिलिट्री एक्ट 1950 पहले के सारे एक्टों को इकट्ठा करके एक गठन किया गया, जिसमें वायुसेना, जल सेना और थल सेना बनाई गई। थल सेना में GFP ग्लोबल फायरिंग पावर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें दुनिया भर के आंकड़े पड़े रहते हैं। उनके मुताबिक भारतीय में 12,255 एक्टिव आर्मी मैन है, 9,90,960 रिजर्व आर्मी है। और आप ये देखिए कि भारतीय थल सेना में, आर्मी में भी 97,000 पद खाली है, और हर साल जो लोग रिटायरमेंट लेते हैं वो भी 1 लाख से ऊपर है, जो कंपल्सरी रिटायरमेंट लेते हैं। इनमें ऐसी क्या नौबत आई कि ये बेरोजगारों के सामने ऐसी योजना लेकर के आए जिसमें नो पेंशन, नो प्रमोशन, नो हायर एजुकेशन। इन्होंने इसके लिए शर्तें रखी कि 12वीं पढ़ने के बाद 4 साल का आर्मी सर्विस होगी, 4 साल के बाद उसको चंद लाख टुकड़े दे करके घर भेज दिया जाएगा। जब उसकी उम्र 22-23 साल की हो जाएगी या 25 की हो जाएगी कि वो परिवार बसाने लायक होगा, कमाने लायक होगा, उस समय वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। ये तरीका क्यों अख्तियार किया जा रहा है? काफ़ी दिनों से पहले, अब राजस्थान की स्थिति देखिए, मैं शेखावाटी की आपको स्थिति बताता हूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा फौजी है। और मैंने किया है कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें 5-5, 6-6 पीढ़ियाँ बराबर फौज के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो राजपूत और जाट प्रभावित हुए हैं। यहाँ 3,419 ऐसे बेरोजगार हैं जिन्होंने मिलिट्री की वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी के अनुसार उन्होंने फिजिकल पास किया, उन्होंने रिटन टेस्ट पास किया, और उन्होंने हज़ारों रुपए डिफेंस एकेडमी पर बर्बाद किए, और अब दोबारा नए सिरे से वो अग्निपथ के अंदर खड़े होंगे। तो सरकार की योजना है कि हायर एजुकेशन को बेच दो, ज़्यादातर बेच दिया, यूनिवर्सिटियाँ बेच दी, कॉलेजें बेच दी, इनके बजट घटा दिए, कि क्योंकि इनको खतरा हायर एजुकेशन से लगता है कि हायर के एजुकेशन में वो जाने लायक रहेगा ही नहीं। जब हायर सेकेंडरी करके उसको फौज में आप भेज रहे हो, और फौज में भेजने के बाद में आप ये कहते हो कि अब वो वापस हायर एजुकेशन की तरफ चला जाए, बहुत मुश्किल काम है। फिर दूसरी बात ये कि किसान या मजदूर का बेटा तो जाएगा कि वो सिपाही बनेगा, तो अफसर कौन बनेगा? अफसरों की एक अलग जमात होगी। अफसर व्यापारी वर्ग का बनेगा, अफसर उच्च वर्ग का बनेगा, अफसर का बेटा ही अफसर बनेगा। क्योंकि भारत का जो संगठनात्मक ढांचा है
उस संगठनात्मक ढांचे में यदि हम देखते हैं तो जमादार, सूबेदार और सूबेदार मेजर है और एक कमीशन प्राप्त सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके फील्ड मार्शल तक की रैंक है। क्या मिलिट्री स्कूलें बंद कर दी जाएगी? प्रमोशन कोई उनका दिया जाए नहीं जाएगा तो उनके ऊपर अफसर कौन रहेंगे? फिर आप 97,000 पोस्टें खाली हैं और आप इस साल 45,000 के अंदर अग्निपथ बना रहे हो, तो इन नौजवानों के साथ ऐसा मखौल क्यों किया जा रहा है? क्या दुनिया में और कहीं भी है? या तुम्हारे पास जो बजट की समस्या है तो उसके ऊपर आप गौर करिए कि सबसे ज़्यादा बजट खर्च होता है नेताओं पर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पर। अब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी पीएमओ ऑफिस को नया कोई बनाना है, नीति बनानी है, कोई नया आदेश करना है तो वो अपनी कैबिनेट में रखेगा, कैबिनेट पार्लियामेंट में रखेगी और पार्लियामेंट में उसको बहस करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर तो केवल बहरे और गूंगे लोग बैठे हैं जो केवल लाखों रुपए जनता की लूट का पैसा खाने के लिए, जिनके अरबों सैकड़ों अरब रुपए इनके ऊपर खर्च होते हैं एमएलए और एमपी ऊपर। वो इसलिए होते हैं कि कोई भी पीएमओ बने उसकी जी हुजूरी करे। और ये व्यक्तिवादी संस्था आज के दिन वही हो रहा है जो हिंदुस्तान के अंदर 1975 के अंदर जब हम जेलों में थे, उस समय हम नारे लगाते थे और हम ये सुनते थे कि कांग्रेस ने एक प्रपोजल नारा दिया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। आज वही नारा फिर आ रहा है, मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी। तो क्या वो एक आदमी तक ही ला करके उसको सीमित कर देंगे? फिर इनके दोस्त जो है वो अरबों खरबों डॉलर लूट करके विदेशों में ले जा रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं। आम जरूरत की चीज़ें जो महंगी हो रही है उनकी कोई चर्चा नहीं। और बेरोजगारी को हल करने की जिम्मेदारी जो सरकार की है उनकी कोई चर्चा नहीं। पहले जिस ढंग से ये लड़ाया जा रहा है, कहीं भारत श्रीलंका नहीं बन जाए, क्योंकि श्रीलंका में पहले बौद्धों को तमिलों से लड़ाया, तमिलों के बाद में बौद्धों को मुसलमानों से लड़ाया, आखिर उन्हीं बौद्धों को राष्ट्रपति का भवन जलाना पड़ा। और भारत में भी मोदी के अंधभगत यही करने वाले हैं। यदि यही नहीं करेंगे तो इनके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि इतना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दबाव में यदि कोई देश आता है तो वो ना देश बचता है, ना वहाँ का नौजवान जो है वो आगे बढ़ पाता है। IMF के दबाव के अंदर 75 साल के अंदर बंदूक की गोली से लेकर के और हवाई जहाज और तोप तक हम लोग बराबर खरीद रहे हैं। उनके दबाव से हम यहाँ हमारे कारखाने स्थापित नहीं कर रहे हैं। हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा चाइना का बहुत बड़ा बॉर्डर है, हालांकि चाइना की शक्ति हमसे ज़्यादा है और चाइना का माल आयात भारत में बराबर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के बॉर्डर की सुरक्षा की बात करते हो। अरे पाकिस्तान का सिंध का जो नमक है वो हम खा रहे हैं, पाकिस्तान हमारा टमाटर खा रहा है, प्याज खा रहा है। ये सरकार की नीतियों का पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है कि हम पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखें। ये कोई विदेशी हथियार खरीदने में, अब आज दुनिया की हमारी जो चौथे नंबर की फ़ौज है, पहले नंबर अमेरिका, रशिया, चाइना और फिर भारत, लेकिन हम दुनिया में हथियार खरीदने में पहले नंबर पे हैं। तो वो पैसा जनता का लूट का वहाँ जा रहा है। हम उस लूट को रोकना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि ये जो है नौजवान ये शिक्षित ना हो, नौजवान हायर एजुकेशन नहीं ले सके और नौजवान अच्छा रोजगार नहीं पा सके। ऐसा हो रहा है। और ये आज पार्लियामेंट मान लीजिए, चाहे कैबिनेट में मान लीजिए, जो कुछ भी है प्रधानमंत्री और उसका पीएमओ है, पीएमओ ही है, उसका नतीजा जो सामने आएगा वो बहुत कोई लंबा अब सालों नहीं लगेगी। लेकिन इन लंका की जैसी घटनाओं से बचने के लिए और देश के नौजवान के हित के अंदर सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वो इस कानून को वापस ले। अन्यथा आज जो अंधभगत नज़र आ रहे हैं, कल वही मोदी के अंध दुश्मन नजर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।